मुंबई की स्थापना से लेकर अगर 2025 तक देखें तो 50 से अधिक साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी ज्वलंत बने हुए हैं। जैसे नवी मुंबई के फ्री होल्ड का मामला, नवी मुंबई के गांवठानों के विस्तार का मामला, गर्जेपोटी बनाए हुए घरों के नियमन का मामला और प्रकल्पग्रस्तों को उनकी जमीनों के बदले 12.5% और 22.5% संपूर्ण रूप से वितरित करने का मामला आज भी प्रलंबित है। जो इस वक्त सुर्खियों में है, जो जो मामला, वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोक नेता और प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा दीवा पाटिल साहब का नाम देने का मामला। ये तमाम प्रश्न गंभीर है। पिछले 15 सालों से जितने भी चुनाव हुए हैं, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, इन चुनाव में सुर्खियों में रहे हैं। सभी नेताओं ने लगभग वादा किया है कि हम इन मुद्दों का समाधान करेंगे, प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाएंगे। जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव गए तब वादा किया गया था, वो वादा भी चुनाव के बाद तक पूरा नहीं हुआ है। अब फिर से महानगर पालिका का चुनाव आया है और इस बीच ये सारे मुद्दे फिर से गर्मा गए। फिर से वोट पाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उभारने लगे हैं। लेकिन हकीकत में क्या ये प्रयास सकारात्मक हैं? क्या ये प्रयास ईमानदारी से हो रहे हैं? क्या वाकई यहाँ के स्थानीय नेता, प्रस्थापित नेता और सभी राजनीतिक पार्टियां प्रकल्पग्रस्तों को और मुंबईकरों को न्याय दिलाने के लिए गंभीर नजर आ रही है क्या? और आज इन गंभीर सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर आज के मेहमान हैं आगरी कोली यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश पाटिल जी। आप सीए भी हैं और गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज को लेकर और प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दों को लेकर लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर 15 सालों का ही राजनीतिक इतिहास देखें, तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई। 15 सालों में क्या वाकई न्याय मिला है प्रकल्पग्रस्तों को? जब शुरुआत से शुरू करें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी अप्लीकेबल है या जो हम कहे कि लागू होता है, वो है हमारा घरों का वाला जो विषय है वो है। एंड हम मतलब देखा जाए तो हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और पीढ़ियों से रहने के बावजूद आज के तारीख तक हमें अनऑथोराइज्ड या अतिक्रमित या हमें अनाधिकृत कहा जाता है। ये हमें लांछन की तरह लगता है और कहीं ना कहीं ये लांछन मिटना चाहिए। इसके लिए पिछले 25-30 सालों से परिश्रम चल रहे हैं। 94 का मेरे पास दीवा पाटिल साहब जब खुद मतलब जीवित थे और जब वो सक्रिय थे, उनका मिनट्स की कॉपी मेरे पास है, जिन्होंने सरकार के साथ ये डायलॉग किया था कि भाई जो भी गांव के आजू बाजू में प्रकल्पग्रस्तों ने घर बनाए हैं उन्हें नियमित किया जाए। और उस वक्त की सरकार ने भी कहा था कि हाँ बाबा, ये जो भी घर बने उन्हें नियमित कर दो। मतलब ये 94 से लेके 2024 या ये आज 2025 चल रहा है, 31 साल के आसपास हो रहे हैं। लेकिन हम जैसे कि थे वैसे में हम लोग उलझे हुए हैं। 2010 में हमें लगा था कि चलो एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको हामी भी भर दी। वो 1 पेज का था जो भी लेटर था और हमें लगा चलो हमारा काम हो गया। लोगों ने मतलब उस वक्त भी मुझे याद है, हम नए नए थे सामाजिक क्षेत्र में, तो सब गाँव में वो सब बैनर लग गए थे कि ये हो गया, दिवाली जल्लोष हो गया, दिवाली की मिठाई बांटो, दिवाली की गिफ्ट मिल चुकी है। लेकिन 2010 से लेके 2025 मतलब अभी सिर्फ 15 साल गुजर चुके हैं, हम वैसे के वैसे हैं। 2022 में एक अच्छी कोशिश हमें लग रही थी, बिकॉज हम भी ढूंढ रहे थे क्या हो रहा है कि 2010 में ये निर्णय होने के बावजूद ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो हम थोड़े से उसके अंदर जब घुसे तो हमें समझ में आया कि ये तो चलो एक इंटेंशन दिखता है कि इनको करना है, लेकिन करने के साथ में जो जो चीजें करनी होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है और वो स्टेप्स को चैलेंज किया जा सकता है। तो 2017 में जब हमने आंदोलन करा तो उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर एक प्रपोजल की तरह उसके स्टेप्स डिफाइन करके दे दिए, जिसका पहला जो पार्ट था कि हमें जमीन को पहले हमें नियमित करिए। बिल्कुल। पहले हम जो जमीन पे घर बना हुआ है, आप ये कह रहे हो कि ये जमीन हमारी नहीं है, जबकि हमारा कहना है कि ये जमीन हमारी है, तो पहले हमें जमीन दीजिए। और जमीन दे दी तो उसके ऊपर जो घर है वो कभी ना कभी तो पुराना होना है। जब भी वो कभी रीडेवलपमेंट में जाएगा, अगर जमीन में मालिक हूँ तो मुझे म्युनिसिपैलिटी परमिशन दे सकती है। लेकिन मेरे पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी भी मुझे परमिशन नहीं दे रही है, तो मैं मतलब
तीन पीढ़ियां अभी लगभग चल रही है हमारी जो इस सवाल से जूझ रही है। तो मेरे दादाजी ने जब घर बनाने की कोशिश करी थी, उन्हें भी कहा गया कि आप अनऑथराइज हो, आप घर नहीं बना सकते। मेरे पिताजी ने कोशिश करी, उनको भी वही जवाब दिया गया। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी वही जवाब दिया जा रहा है। तो उसका जो भी कारण है, वो कारण जमीन हमारे नाम पे नहीं होना है। तो वही हमने हमारे 2017 के आंदोलन में स्टेप बाय स्टेप लिखा, पहले जमीन नियमित करो, फिर उसके ऊपर घर, अगर वो पॉसिबल है एमआरटीपी के निकष के अनुसार तो उसको भी नियमित करो। अगर नहीं पॉसिबल है तो उसको आप संरक्षित करिए और उसके बाद में उसको रीडेवलपमेंट का एक अच्छा पर्याय दीजिए। हमें ना ही आप एसआरए में डालें, ना ही आप क्लस्टर में डालें। हम गांवठान हैं, हम गांवठान जो हम एमआरटीपी एक्ट 1966 में आया, उससे पहले से गांवठान बने हुए हैं। बिल्कुल तो वो कानून आने से पहले से जब अगर गांवठान बने हैं, गांवठान की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो गांवठान को आप समझिए, कोलीवाडास को आप समझिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी रिडेवलपमेंट की पॉलिसी बनाइए। ये हमारी मांग थी। तो अगर आप कहे कि पिछले 5 साल 10 साल में कुछ हुआ क्या, तो कम से कम 2017 में हमने जो प्रेजेंट किया था उसके मद्देनजर कुछ चीजें हमें दिखी, जो 2022 में हमें देखने को मिला कि 2022 में जो जीआर आया वो 1 पेजर नहीं था, वो 3 पेजर था। 3 पेजर था, बिल्कुल। उसमें भी 3 हिस्से बनाए गए थे, जिसमें पहले जमीन की बात करी गई, फिर उसके बाद में उसके अंदर नियमित मतलब जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है उसके नियमन की बात करी गई और फिर रीडेवलपमेंट की बात करी गई। उसमें भी कुछ खामियां थी, लोगों ने निकाली, अरे सिर्फ घर के नीचे की जमीन हो रही है तो आंगन होगा या नहीं होगा, या वगैरह वगैरह। उसमें काफी सारे लोगों को दिक्कतें थी। जैसे मेरे दादाजी के नाम पे 2 घर है, तो एक में मेरे चाचा रह रहे हैं, एक में मैं रह रहा हूँ, तो क्या वो दोनों घर नियमित होंगे या नहीं होंगे, ऐसी काफी सारी मुश्किलें थी। तो 23 सितंबर 2024 को एक नया वापस एक जीआर आया, उसमें ये सारे सवालों के लगभग जवाब दिए गए, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन हम फंस यहाँ रहे हैं कि इंटेंशन हमेशा हमें दिखता है कि करने की शायद ये कोशिश कर रहे हैं या ये करने का दिखावा कर रहे हैं, ये दोनों का अंतर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों चीजें एक जैसी है। अगर इंटेंशन है, करना है, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सिडको हो या महानगर पालिका हो, उनके अधिकारी या जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, वो नगर विकास मंत्री का नहीं सुन रहे हैं या वो सीएम का नहीं सुन रहे, तो क्या वो इतने बड़े हो गए हैं कि दे आर बियॉन्ड मिनिस्टर्स जिनको हमने चुन के दिया है? मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हैं अगर ठान ले तो। लेकिन ये हमारे घर नियमित नहीं हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर ये क्वेश्चन क्रिएट कर जाता है या सवाल पैदा होता है कि ये सच में इनका इंटेंशन है या दिखावा कर रहे हैं। मैं आपको एक पिछले जीआर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, आपने खुद उसका जिक्र किया। वो तारीख थी 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022। एकनाथ शिंदे जी ने बड़ा तामझाम के साथ यही नवी मुंबई के वड़ार भवन में इसकी घोषणा की। 3 पन्ने का वो जीआर घोषित हुआ, और जैसा कि आपने जिक्र किया, हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे। 3 पन्ने के जीआर के बाद एक बार फिर से जल्लोष हुआ, तो 10 साल 11 साल बाद। आपके कहने के हिसाब से सरकार ये दिखाने की कोशिश तो कर रही है कि हम जीआर निकाल रहे हैं, सही है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। यस। वजह क्या है? या खुद सरकार ही सिडको को फ्रंट पर रखकर ये गफलत फैला रही है? मुझे लग रहा है कि अगर फेल्यूर है तो फेल्यूर की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली ये फेल्यूर की जिम्मेदारी जाती है राजनेताओं के पास में। तो अल्टीमेटली फिर सीएम हो या डीसीएम हो, वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हो रही है। वो फेल्यूर की जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। मैंने जब ये 16 फरवरी को भी जब जीआर आया था, मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, कि तब हमारे द्वारकानाथ भोईर साहब जो है, वो बहुत सुंदर सा घर है सर उनका। मतलब कभी उनके घर गए तो मुझे बहुत प्यारा लगता है वो घर। अच्छा सा बंगलो बनाया हुआ है, G+1 का बंगलो है, आजू बाजू में अच्छे से जगह छोड़ी गई है। एमआरटीपी के सारे निकष उन्होंने पूरे करे हुए हैं। वो 9 मीटर रोड के ऊपर उनका घर बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ दो हमारे बाकी के 25-50 हजार घर जो भी न्यू बॉम्बे के हैं, कम से कम वो एक घर को आप नियमित कर दो, तो हमारी सारी जो सवाल है दिमाग के वो सब निकल जाएंगे। तो हमें पता है, मेरे घर को रोड अप्रोच नहीं है, मेरा भी घर G+1 का है। मैंने भी घर के आजू बाजू में जगह छोड़ी है, लेकिन मेरे को मेरे घर तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी गली से गुजरना पड़ता है। तो मैं मान सकता हूँ कि मेरे घर को रोड अप्रोच नहीं है, मेरा घर शायद नियमित नहीं हो सकता है, लेकिन द्वारकानाथ भोईर साहब का घर तो नियमित कर दो। वो 9 मीटर रोड पे है, एमआरटीपी के सारे निकष उसमें कंप्लीट है। अगर आप सच में दिखावा नहीं कर रहे हो, आपका इंटेंशन सच में सही है, तो
मुझे लगता है कम से कम वो एक घर उनको करके मॉडल देख के लेना तौर पर चाहिए, एक घर को मॉडल रेगुलर किया जा रेगुलर सकता है। करना चाहिए, जिसके चलते आप क्या एग्रीमेंट बना रहे हो, आप किस एग्रीमेंट पे कैसे सिग्नेचर करवाने वाले हो, आप क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखने वाले हो, वो टर्म्स एंड कंडीशन हमें मंजूर है नहीं है, हमें वो मतलब एक्सेप्टेबल है भी या नहीं भी, वो जब तक हमारे सामने कागज नहीं आएगा हम उसको बोल नहीं सकते। 2-3 साल में इन्होंने जिस तरीके से जीआर लाए, जीआर में जो भी करेक्शन करे, लोगों की जो भी मांग थी उसको लेने के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर का वो छूट रहा है, ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है, जो इनके लिए बहुत हानिकारक है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन में तो जाएगी नहीं। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी लोगों के सामने कोई क्या बोलते हैं उसको, ना सवाल लेके जाती है, ना उनके सामने कोई आश्वासन लेके जाती है, ना कोई प्रोमिसेस लेके जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी कुछ पड़ी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पैसे कमाने में लगी हुई है, ब्यूरोक्रेसी लोगों को उलझाने में लगी है। 2 दिन पहले मैंने एक नोटिस देखी है 14 जुलाई की, उस नोटिस में एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई है सिडको की तरफ से, वो कुछ बंगलोज को और रोज को रेगुलराइज करने के हिसाब से। तो जो आपको कोर्ट के केसेस दिक्कत दे रहे हैं प्रकल्पग्रस्तों के रेगुलराइजेशन के लिए, तो आपको बंगलों को रेगुलराइजेशन करने के लिए दिक्कत नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये सीधा सीधा दूजा भाव जो है वो किया जा रहा है, दिख रहा है। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाने की जिम्मेदारी मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल नेताओं की है, जिनको ये कर लेना चाहिए, उनकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि सिडको लगातार मनमानी कर रही है, और यहाँ के दिग्गज नेता हैं गणेश नाइक साहब, हर बयान में उनके यही सवाल उभर कर आता है कि सिडको के अधिकारी करप्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, और वो जंगल राज चला रहे हैं, प्रकल्पग्रस्तों की नहीं सुन रहे हैं, नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, उस पर कोई भी अंकुश आज तक नहीं लग रहा है। हकीकत क्या दिख रही है इसमें? सेकंड, मुझे लग रहा है कि जब सीएम साहब जो होते हैं वो हमेशा सबसे बड़े होते हैं, ये हमने हमेशा सुना है, प्रोटोकॉल में अधिकार उन्हीं का जाता है, उन्हीं के पास जाता है, भले उनके पास वो मिनिस्ट्री हो या नहीं हो, वो उनका प्रोटोकॉल सबसे स्ट्रांग होता है। मुझे लगता है नाइक साहब को जो प्रशासन का काम करने का तरीका है उस तरीके के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक पूरी लिस्टिंग कर लेनी चाहिए, जो जो दिक्कत वाले जो अधिकारी है उनकी लिस्टिंग, उनके खिलाफ जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है या उनके पास जो सबूत है उसको प्रॉपरली चार्ट डाउन करके उसका प्रॉपर निवेदन सीएम साहब को तो देना चाहिए, और सीएम साहब के माध्यम से ये जो ये सारी जो तकलीफें चल रही है सड़कों हो या महानगर पालिका की भी हालत कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम चीजें चल रही है, वो दोनों हाथ में हाथ डाल के ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं, ऐसी चीजें दिख रही है। मतलब यहाँ भावनिक होके शायद उतना रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन सीएम साहब को अगर देंगे और सीएम साहब अगर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो मुझे लगता है कि तब जाके सीएम साहब भी आपको तवज्जो देते हैं नहीं देते, या आपको वो मान सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो समझ में आएगा। समझ में आएगा। लोगों की हित वाली बात जब नाइक साहब अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकारों को उसे सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन उसकी शिकायत तो नहीं हो रही है, सिर्फ कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ कह रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग सब देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब नाइक साहब इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं तो फडणवीस साहब को विनती करूंगा कि ये हमारे बहुत बड़े नेता है और हमारी अस्मिता इनके साथ भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल, तो उनकी शिकायतों को आप प्लीज बहुत सकारात्मक तरीके से ले। एयरपोर्ट के नामांतरण का मामला भी सीएम के जरिए ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार सीएम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव बना दिया है और उसके बाद उसको केंद्र में भेज दिया गया है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो प्रकल्पग्रस्तों की मांग है कि पहली उड़ान से पहले ही उनके मसीहा, उनके नेता दीवा पाटिल का नाम एयरपोर्ट पर दिया जाए, उस पर मुख्यमंत्री साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसे कैसे समझा जाए? हो सकता है कि उनके किसी बड़े नेता के मुंह से वो नाम आना चाहिए, इसके लिए वो शायद इंतजार कर रहे हैं, तो कोई भी दूसरा नेता या जो भी पदभार वाला नेता है वो उसे बोलने के लिए या टाल रहा है, वो चीज बोलने में से बच रहा है वो। ऐसा एक मानना हमारा, एक जो हमारी छोटी समझ है या एक जो भी जनरल समझ है, उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब के मुंह से ही वो नाम पहले निकलना है और तब तक किसी और के मुंह से वो निकले नहीं, मतलब नाम लेने से बच रहे हैं। तो क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसकी भी जो संभावना है उसे हम मतलब नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं ये इस सब्जेक्ट को लेके, ये सिर्फ नवी मुंबई के लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ी है, नवी मुंबई हो, उरण पनवेल हो, या सिर्फ रायगढ़ जिला भी नहीं, थाना जिला हो, पालघर जिला हो, मुंबई हो, या मुंबई के आजू बाजू वाले सारे जो हमारे जिले हैं, सब में इस चीज को लेके लोग जागरूक हैं। और हमारे पास एक आरटीआई है, आरटीआई के हिसाब से हमें बताया गया था
कि प्रक्रिया होती है, राज्य सरकार से प्रस्ताव आता है जो विधिमंडल में या विधानसभा में वो पारित किया होना चाहिए, और जब वो प्रस्ताव आता है तो 99% मतलब जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उसे माना जाता है। अभी तक उसके अलावा कोई जनरली डिसीजन नहीं देते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी हुई है हमारे एंड पे, तो हम थोड़े से आश्वस्त हैं कि दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से ये नाम लेने से बचते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जो खुल के उनको तो बोल देना चाहिए ना, बिकॉज राज्य सरकार ने तो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, कर दिया, तो उनको बोलने में क्या है, वो प्रपोज बोले, वो बोले कि प्रस्तावित दिबा पाटिल एयरपोर्ट है, तो आप प्रस्तावित बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें फाइनल नहीं हुआ है तो प्रस्तावित बोलने में क्या। हाँ, तो लेकिन वो भी बोलने में अगर वो टाल रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। केंद्र सरकार के एंड पे जो पाठ पुरावा होना चाहिए, जो भी फॉलो अप होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिसके चलते अभी इतना मतलब बहुत नजदीक सिचुएशन है। और अगर ओके प्रधानमंत्री साहब के मुंह से ही अगर इसकी घोषणा होनी है तो फिर भी उसके पहले नोटिफिकेशन तो निकालनी पड़ेगी, वो काफी सारी चीजें होती है जहाँ पे वो सब लिखना होता है, काफी सारी चीजें करनी होती है। तो मुझे लगता है कि वो करे, भले उसकी अधिकृत घोषणा नहीं करे, अधिकृत घोषणा है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन प्रस्तावित तो कर ही सकते हैं, प्रस्तावित तो करने में हर्ज नहीं। एक किसानी विधायक है महेश बाल्दी जी, उनसे सवाल पूछा गया उस दिन जब वो निरीक्षण करने के लिए सीएम के साथ आए थे, तो जब उनसे पूछा गया सीएम ने तो उसका गोल गोल उत्तर दिया। यही सवाल जब विधायक से पूछा गया, स्थानीय विधायक महेश बाल्दी से, महेश बाल्दी जी ने क्या कहा कि मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण जो है 150 साल बाद हुआ है, तो इसमें इतनी जल्दी क्या है, नामकरण तो हो ही जाएगा। हो सकता है मुंबई एयरपोर्ट 150 साल बाद नाम दिया गया है, लेकिन काफी सारे ऐसे एयरपोर्ट है जिनको शुरू होने से पहले भी नाम दिया जा चुका है। तो क्या है ना कि अगर हम सब्जेक्ट टू बात करने जाएंगे तो ये यहाँ वाली भी डिसीजंस है और वहां वाली डिसीजंस भी है, दोनों तरफ वाली डिसीजंस अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। और दिबा पाटिल साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ठीक है, हम लोग प्रकल्पग्रस्तों के नेता कहते हैं उनको, लेकिन ही इज नॉट ओनली अ प्रकल्पग्रस्तों के नेता। जो पूरा मंडल आयोग का जो ये आंदोलन खड़ा हुआ ओबीसी आरक्षण को लेके, उसका लीडरशिप दिबा पाटिल साहब ने किया था। ये जो किसानों को जो जमीनों का हक मिला है, ये किसानों को जो कुलकायदा से जमीन का जो टेनेंसी एक्ट आया, वो टेनेंसी एक्ट नारायण नागू पाटिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 से पहले लेके आ गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिन्होंने 10 साल विधिमंडल में पूरा अपनी बाजी लगा दी थी जान की, वो दिबा पाटिल साहब थे। उसकी वजह से आज किसानों को जमीन का हक मिल चुका। तो उनके मातृभूमि में, उनके जमीन पे ये एयरपोर्ट आ रहा है, तो उनसे बढ़िया नाम दूसरा हो ही नहीं सकता, ये थॉटलाइन है। तो इसलिए ये नाम जब राज्य सरकार ने भी प्रस्तावित कर चुके हैं तो केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। और वैसे भी काफी अभी इलेक्शन सर पे हैं और ये काफी सारे महापालिका को ये निर्णय जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत डिसीजन या कोई रॉन्ग डिसीजन लेने की शायद कोशिश की जा सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसमें ज्यादा टालम टाल नहीं करते हुए जल्द से जल्द उड़ान भरने से पहले इसका नोटिफिकेशन निकले। लग रहा क्या इसे सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए कि ये चुनाव आया तो फिर प्रोसेस कर दिए, दूसरा चुनाव आया तो प्रोसेस कर दिए, और फिर महानगर पालिका चुनाव आया तो अपना कहीं राजनीतिक नुकसान न हो जाए, इसके लिए चलो थोड़ा सा एक गुफा छोड़ देते हैं, फिर से नामकरण की चर्चा हम शुरू कर देते हैं। हमारा इंटेंशन एक ही है, हमको जो अर्जुन को जैसे वो मछली की आग दिख रही थी, हमें दिख रहा है कि एयरपोर्ट को दिबा पाटिल साहब का नाम लगना है। वो फिर वो साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल हो वो इस्तेमाल हो, लेकिन वो काम हो जाना चाहिए। जिसके चलते मैं इसलिए आशावादी हूँ कि नेतागण भी जानते हैं कि लोगों की जो याददाश्त होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, चीजें साल भर पुरानी चीजें लोग भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 4-6 महीने तक की वो चीजें उन्हें याद रहती है। तो कुछ बड़े निर्णय जो है हो सकता है 6 महीने पहले लग जाए, जिसकी उनको मार्केटिंग करने का एक राइट मौका मिले चुनाव में, और जिसके चलते फिर वो उनका चुनाव का फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन हमारा काम बन रहा है और उसके चलते उनको चुनाव में फायदा मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है उसे मुझे कोई दिक्कत है या मेरी संस्था को कोई दिक्कत है। उल्टा मैं तो कहता हूँ काम करो और उसका पूरा बेनिफिट आप उठा लो, कंप्लीट चीजों का आप श्रेय ले लो। तो फिर वो नामकरण का वाला विषय हो या तो फिर वो दर्जापोटी घर वाला विषय हो, चलिए महंगा पड़ सकता है। मतलब ये बोलता अगर नामकरण हो भी जाए तो क्या प्रकल्पग्रस्तों का जो 50 सालों से जो मुद्दा अटका हुआ है, चाहे गांवठान का मामला हो या जमीनों के बदले में जमीन का मामला हो, क्या नाम के जरिए न्याय मिल जाएगा? शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है,
लेकिन हम अगर आज की प्रैक्टिकल दुनिया में देखें तो नाम में ही सब कुछ सब रखा कुछ हुआ रखता है। है। एंड नाम को हम सर हमारी अस्मिता की से जोड़कर देखते हैं। हम्म अगर हमारी अस्मिता ही नहीं रही हम्म तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब हम्म हम जो 50 साल से तकलीफों को झेल रहे हैं, या हम्म हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे 5-10 सवाल है, या हमारे ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, हम्म अगर हमारी अस्मिता को ही कोई बंदा अगर नकार रहा है तो वो हमारे अस्तित्व को नकार रहा नकार रहा है। जब वो हमारी अस्तित्व को नकार रहा है तो वो हमारे क्वेश्चन को भी नकार रहा है। है। तो जब मेरे क्वेश्चन को नकारेगा तो मुझे सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा, या मेरे प्रॉब्लम का बिल्कुल। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। दीपा पाटिल साहब का नाम अगर एयरपोर्ट को लग रहा है तो हमें ये थोड़ा सा हमारे अंदर एक जान आ रही है कि हमारी अस्मिता जिंदा है। हमारे अस्मिता जिंदा है तो हमारा अस्तित्व भी जिंदा है, और अस्तित्व जिंदा है तो हमारे अस्तित्व को लेके जो ये सारे बाकी के प्रॉब्लम्स है वो छोटे प्रॉब्लम्स है। मेरा मानना है कि उसको एक राइट तरीके से डील करना चाहिए था, जो पहले शायद राइट तरीके से डील हुआ नहीं बीच में। लेकिन हम पिछले 10-12 साल से जो कोशिश कर रहे हैं उसको एक राइट ट्रैक पे ला रहे हैं। तो चीजें कम से कम गवर्नमेंट के डेस्क पे हैं, उसके जीआर निकल रहे हैं। तो जीआर निकल रहे तो हो सकता है अभी के ये जो भी ऑफिसर्स हैं ये इसको टाल रहे हैं, लेकिन वक्त एक जैसा रहता नहीं है। बिल्कुल। तो चीजें बदलेंगी, और चीजें बदलेंगी तो ये सोल्यूशन भी निकलेगा, ऐसा मेरा मानना। तो 4 विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के, देखें तो एक ही पार्टी के विधायक, सत्तारूढ़ सरकार के विधायक हैं। उधर महेश बाल्दी हैं, उधर प्रशांत ठाकुर हैं, और यहाँ बेलापुर में मंदाताई मात्रे, और यहाँ गणेश नाइक जी हैं जो खुद मंत्री भी हैं। इन चारों के प्रयासों को आप कैसे एनालाइज करेंगे कि इनके जरिए जो इन मुद्दों को हल करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो सही हैं और ईमानदार हैं? तो अभी आपने 4 एमएलए के नाम लिए हैं, बियॉन्ड भी काफी सारे फोर्सेस हैं। इन 4 के अलावा भी बिल्कुल मतलब सिंपल है, जैसे एकनाथ शिंदे साहब का इसलिए नाम लेना चाहिए क्योंकि उनका कोई भी एमएलए नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद उन्होंने गरिजपुट के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया वो इनिशिएटिव उनका था, तो जिसका श्रेय हम उन्हीं को देते हैं उस चीज के लिए। और काफी सारे लोग हैं, मतलब मैं आप बिलीव नहीं करोगे, इसको डेस्क पे लाने के लिए राष्ट्रवादी ने भी बहुत एफर्ट किए थे। तो उन्होंने वो इनिशियल सब मीटिंग्स वगैरह करवाई थी। तो देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस बिहाइंड दिस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है जो जरूरी है, और खास करके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनमें एक सेल्फ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। जो चारों एमएलए पहले आपस में बैठे और आपस में बैठ के वो चीजों को समझे। हमारे जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो कार्यकर्ता हैं जो उनके पास इसकी जानकारी है अच्छे से, वो हमारे साथ बैठेंगे, हमसे चीजें थोड़ी सी और समझ लेंगे, उसको टेक्निकली राइटली अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिडको के अधिकारी हो या मनपा के अधिकारी उनको घुमाएंगे नहीं। मतलब मैं ये दावे से कहता हूँ सर, ये इनका प्रिपरेशन थोड़ा कम पड़ता है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ उस चीज में। और ये थोड़ा हाफली प्रिपेयर करने की वजह से क्या होता है, वहां बैठे हुए आईएएस लोग खास उसी से ट्रेंड होते हैं, उसी चीज के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। और उनको वही होता है कि इनका ईगो सेटिस्फाई करो मंत्री नेताओं का, और उसके बाद में उनको टेक्निकल बातों में उनको उलझा दो और उनके ऊपर हावी हो जाओ, डोमिनेट करो उनको। और ये लोग हमेशा से ये करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग का प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होती है। मैं उनके इंटेंशन को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, फिर वो मंदाताई हो या महेश बाल्दी हो या प्रशांत ठाकुर हो या नाइक साहब हो, इनके इंटेंशन सबके सही है। लेकिन तो ये जो भी डोमिनेंस है प्रशासकीय अधिकारों का या एमडी का, या एमडी आप बिलीव नहीं करोगे, एमडी से भी बड़ा उनका वो चीफ ये है, आप काफी सारे लोगों को डोमिनेट करते हैं। और काफी बार ये लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन इनके सीनियर्स को देते हैं। मैंने 2-3 बार तो उनको टोका है कि भाई आप ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप राइट इन्फॉर्मेशन दो। तो ये सब बहुत गड़बड़ है। मतलब मुझे नहीं लग पता है कि सिडको के अधिकारी प्रकल्पग्रस्तों के प्रति इतना निगेटिव थॉट क्यों रखते हैं। मतलब पहली बात तो उनकी जेब से तो जमीन जा नहीं रही है, उनकी जेब से कोई खर्चा हो नहीं रहा है। वो जो सिडको लेके बैठे हैं, जिनका उनको पगार मिलता है और उनको अंडर टेबल ओवर टेबल जो भी मिलता है सिडको के चलते, वो सारी जमीनें हमारी थी, हमारे बापजादाओं की थी। उन जमीनों पे आपने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया हुआ है। हमारी जमीन 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए में लेके, और उसमें से अगर कुछ हमें फिर से मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ज्यादा आनाकानी करनी चाहिए। लेकिन ये हमें बहुत गलत तरीके से देखते हैं, ये मेरा आरोप है सर। ये सिडको के जो पूरा जो यंत्रणा है, अधिकारी वर्ग है, ये हमें पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं होता, सौतेला व्यवहार हमारे साथ करते हैं।
सकते हैं और उनको डोमिनेट करने में जो नेता और विधायक हैं वो कम पड़ रहे हैं, प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं, इसलिए yes, उनको उलझाया जाता है। yes, आपने बहुत बड़ी बात ये कही। yes. एक नया जीआर अभी आ गया 11 अक्टूबर 2024 को कि नईम भाई को फ्री होल्ड करना है। इसमें भी तमाम खामियां बताई जा रही है। आपने इसको कैसे स्टडी किया और क्या इस पैरामीटर पर नईम भाई वाकई फ्री होल्ड हो पाएगी? यहाँ पे भी बहुत है ना, शब्दों का छल किया जाता है, ऐसा मुझे काफी बार लगता है। वो कहने के लिए फ्री होल्ड कहते हैं, लेकिन वो कब्जे हक के नाम पे देने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। सेकंड, इसमें इन्होंने जीआर तो लाया है, लेकिन ये जो नवी मुंबई लैंड रेगुलेशन है 2008 का, उसमें अमेंडमेंट पे कहीं पे कुछ काम नहीं करा हुआ है। जबकि अगर ये फ्री होल्ड करना है, लीज होल्ड को फ्री होल्ड करना है, तो उनको नवी मुंबई लैंड रेगुलेशन को भी अमेंड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो अमेंड करते हैं तो फिर यहाँ का इंटेंशन सही होता है। अदरवाइज ये क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने फ्री होल्ड सम वाला एक नया सा डेफिनेशन लेके आ गए थे कि जैसे ये आपके बेटे जैसा है, बेटे जैसा होना और बेटा होना दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल। तो वो फ्री होल्ड होना और फ्री होल्ड सम होना, ये दोनों में अंतर है। उसमें भी इन्होंने पैसे कमाने की कोशिश करी बिल्कुल सिडको ने। तो अभी भी इस बार भी वही शब्द खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने के लिए वो फ्री होल्ड बोलते, लेकिन फ्री होल्ड कहीं पे भी लिखित में उन्होंने लिखा नहीं है। या तो फ्री होल्ड लिखे लिखित में, या वो नवी मुंबई लैंड रेगुलेशन जो है उसको राइटली अमेंड करे, तो हमें उस पर यकीन हो जाएगा कि अगर ये अमेंडेड है, बिकॉज नवी मुंबई लैंड रेगुलेशन के बियॉन्ड सिडको काम नहीं कर सकती है। वो उसमें उनको बंधन है, तो उन्हें वो कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन अगर वो होता है, अगेन मैं कहता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है ये 10% लेके वो लोग करे। तो मुझे लगता है 10% काफी बड़ी रकम है, क्योंकि और आज के मार्केट रेट के हिसाब से लैंड पे, बिकॉज आप भले उसे लीज कहो, लेकिन जब भी स्टैम्प ड्यूटी भरने जाते हैं हम लोग, तो स्टैम्प ड्यूटी तो आप पूरे पे लेते हो, आप हमसे पैसा भी पूरा लेती है। सिडको जो घर दे रही है आज 70-80 लाख में, या जो प्लॉट देती है, वो कहीं पे भी लीज के नाम पे वो डिस्काउंटेड वैल्यू तो होती नहीं है। बिल्कुल। वो तो पूरे मार्केट या मार्केट से भी प्रीमियम चार्ज सिडको लेती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो फ्री होल्ड को ये करने के लिए 10% वगैरह लेना गलत बात है। इसके लिए थोड़ा 1 मिनट सर लूंगा मैं आपका, एक कंपेरेबल आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वर्ग 2, भोगवटादार वर्ग 2 और भोगवटादार वर्ग 1 करके एक जीआर लाया है। मतलब ये इन्होंने 11 अक्टूबर का जन्म कहाँ से हुआ है, उससे पहले 1.5-2 साल पहले ऑलरेडी एक जीआर आया हुआ था नॉर्मल लैंड्स के लिए। अच्छा, जिसमें भोगवटादार वर्ग 2 की जमीन का मतलब होता है लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड, और भोगवटादार वर्ग 1 का मतलब होता है फ्री होल्ड लैंड, मतलब जो क्लियर टाइटल वाला लैंड। दो में क्या होता है, सरकार ने दी हुई जमीन होती है, इनाम में दी हुई जमीन होती है, या कोई कंडीशन डाल के दी हुई जमीन होती है, तो वो लीज होल्ड की तरह देखा जाता है उस जमीन को। तो सरकार ने भोगवटादार वर्ग 2 को वर्ग 1 में कन्वर्ट करने के लिए एक जीआर लाया था। अच्छा, 1.5-2 साल, मेरे ख्याल से 2022-23 की ही बात है शायद। तो उसमें उन्होंने जीआर लाया, उसके जो चार्जेस है वो 1% से लेके 2% के बीच में। अच्छा, तो जब वो आप वहां पे एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, और जहां पे जमीनों के जो आपके जो भाव होते हैं, वो भाव एग्रीकल्चर लैंड या इसमें बहुत ज्यादा रहते नहीं है। भले 10 लाख की जमीन हो, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 2 लाख की होती है, उसमें भी आप 1% 2% से आपका काम बन रहा है। तो यहाँ पे तो हमारी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, उसके बावजूद आप 10% की बात कर रहे हो। तो मुझे भी लग रहा है कि आप फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। वो 1% 2% से भी करे तो मेरे को लगता नहीं गवर्नमेंट का कोई लॉस होगा नहीं उसमें, उनको ज्यादा रकम मिलेगी, और ये लोगों को भी जो 10% का पिंचिंग है वो पिंचिंग होगा नहीं। मंदाताई मात्रे विधायक और जो आज के वन मंत्री हैं विधायक गणेश नाइक जी, दोनों ने सदन में ये सवाल उठाया था कि नईम भाई को फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। आज जब उसका जीआर निकल चुका है और उसमें खामियां हैं, ये दोनों विधायक ने 15 दिन के अधिवेशन में एक बार भी उस पर सवाल नहीं उठाया। इनकी डिमांड पर ये जीआर निकला हुआ है। तो ऐसे में इनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इनकी खामियों को बताएं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सही है। मुझे लग रहा है कि इन्हें वही कि थोड़ी सी जो प्रिपरेशन में ये थोड़े से मार खाते हैं, या थोड़ी कम पड़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज इनके साथ में जो लोग होते हैं, काफी बार उनके पास वो प्रिपरेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन को सिडको वाले घुमा रहे, तो ये सब सारे पॉलिटिशियन को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि सिडको वाले घुमाए नहीं। सिडको के पास कमाई के दूसरे भी स्रोत है। बिल्कुल, प्रकल्पग्रस्तों से ही कमाना चाहिए, या न्यू बॉम्बे से ही कमाना
होना चाहिए। सर पूरा सिडको पूरे स्टेट को डील करती है, और उसमें से जो ये नवी मुंबई महानगर पालिका वाला एरिया है ना, ये 100 किलोमीटर वाला, मतलब 20/4 का बोलता हूँ, 20 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर, तो पूरा स्टेट का रेवेन्यू आप ये 20/4 से निकालने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वो अन्याय है, ऐसा मेरा कहना है। एक चीज और है, जैसा आपने बीच में जिक्र किया कि गांवठानों के विस्तार को लेकर और गर्जेपट्टी घरों के नियमन को लेकर नगर विकास मंत्री और आपके डिप्टी सीएम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दा काफी समय से लंबित है, तो अब इसको कैसे नया आयाम दिया जा रहा है ताकि इसका समाधान हो सके, मैं आपसे पूरा जानना चाहता हूँ। सर जैसे मैंने कहा कि ये 16 फरवरी 2022 में जो जीआर आया, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट अगर किसने लिए थे वो एकनाथ शिंदे साहब ने लिए थे। एंड भले वो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो टाइम पे, जैसे उनकी सरकार आई तो उन्होंने काफी फास्ट उसके ऊपर एक्ट किया, एंड उसके चलते विद इन मतलब 16 फरवरी 2022 और ये 23 सितंबर 2024 के बीच में काफी सारी बैठकें हुई। उन बैठकों में उन्होंने काफी जो भी लोगों के सवाल गए थे वो लोगों के सवालों को उन्होंने उसमें काफी अच्छे से समझा और सारे सवालों का जवाब देने की उन्होंने कोशिश करी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल इंटेंशन की बात अगर करे जीआर को लेके तो वो उनका मुझे साफ दिख रहा था कि वो एक अच्छा इंटेंशन पे काम कर रहे थे, लेकिन अगेन सिडको वाले उसमें नुक्स निकालने की कोशिश कर ही रहे थे। हम भी, मेरे जैसा बंदा अगर उसको रीड करता है तो उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। मैं एक पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकता हूँ, उसका निगेटिव मीनिंग भी निकाल सकता हूँ। और हम जब एक दो बार मेरे सिडको ऑफिशियल्स के साथ भी ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ मीटिंग्स और डिस्कशंस हुए, तो मुझे समझ में आ रहा था ये लोग निगेटिव थॉट पे ही जा रहे हैं। हम पॉजिटिव थॉट की तरफ से देख रहे हैं तो वो लोग निगेटिव थॉट की तरफ से देख रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी हो नहीं पाएगा। तो हमने काफी बार बोला था कि आप इसका एक शुद्धि पत्रक, एक व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर लेके आइए। ये अपने संजय भाटिया जी थे, एमडी थे, उन्होंने 12.5% वाली चीज के लिए एक कम से कम 15-20 पेज का व्हाइट पेपर बनाया था, जिसमें किसको किसको क्या करना चाहिए, प्रकल्पग्रस्तों को क्या करना चाहिए, ऑफिशियल को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप 1 है, क्या लास्ट स्टेप है, सब डिजाइन कर दिया। हमारा कहना था कि आप इसके लिए भी एक शुद्धि पत्रक निकालो, जिसके चलते सिडको ऑफिशियल क्या करेंगे, एनएमसी ऑफिशियल क्या करेंगे, कलेक्टर क्या करेगा, हम क्या करेंगे जिनके घर है, हमारे घर में प्रकल्पग्रस्तों को क्या चीज देनी है, नॉन प्रकल्पग्रस्तों को भी आपने इन्वॉल्व करके रखा है, उनको क्या देना है, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, हमें क्या है, हमारा स्टेप 1 क्या है, पहले किसको अर्जी देनी है, फिर कौन क्या करेगा, फिर उसके बाद वापस से किसको क्या देना है, पैसे कब भरने हैं, कैसे भरने हैं, ये सारी चीज का एक पूरा व्हाइट पेपर बना दो तो चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमें उसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है कि भाई ये तकलीफ वाली चीज है या सिडको हमें इसमें फिर से घुमाने की कोशिश कर रही है, तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई इसमें ये गड़बड़ है, उसको सॉल्व कर दीजिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कहा आप ऑफिशियल सर्वे कराओ। ऑफिशियल सर्वे अभी तक शुरू नहीं हो रहा है, वो काफी सारे अनऑफिशियल सर्वे हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों के घरों की डिटेल निकाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट उनको नोटिसेस मिल रही है, ये कोई ऑफिशियल तरीका फिलहाल चल नहीं रहा है। तो जो अनऑफिशियल काम करे उसी जगह ऑफिशियल काम करो। जैसे आप एक संस्था चला रहे हैं आगरी कोली यूथ फाउंडेशन, उसके माध्यम से आपका काम चल रहा है, आप जागरूक कर रहे हैं, ये नेताओं को इसका नुकसान नहीं दिख रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अभी थोड़ा गलत सही आई डोंट नो, लेकिन आपके माध्यम से मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी आगरी कोली यूथ फाउंडेशन की क्या एलर्जी है। मतलब जितने नेता हैं, जितनी मतलब ये फिर आमदार लेवल के नेता हो या ये जिला प्रमुख और इतर नेता हो, वो सारे नेताओं को पता नहीं हमसे क्यों एलर्जी है। तो मैं आपके माध्यम से ये उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कोई एलर्जी नहीं रखे, हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम किसी एक पक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम भूमिपुत्र के लिए काम कर रहे हैं, प्रकल्पग्रस्तों के लिए काम कर रहे हैं, नवी मुंबई के लिए काम कर रहे हैं। तो नवी मुंबई के हित के जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप चीजों को ढंग से समझ ले, जिसके चलते ये सामने बैठा हुआ जो अधिकारी होता है, जो आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे के घुमाता है, वो कम से कम आपको घुमा नहीं सके, और आप राइट ट्रैक पे चीज करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा माहौल है। कि जैसे मैंने कहा कि ऊपर बैठे हुए तीनों नेता बहुत स्ट्रांग है, फिर देवेंद्र फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे साहब हो या अजित पवार साहब हो, ये तीनों वैसे स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमारे स्थानीय नेता कम पड़ रहे हैं। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके मुकाबले जो इनके यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है वो पूरी तरीके से पक्के नहीं जाती है, वो आधी पकी हुई जाती है, तो वो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपने एक चीज कहा, मैं उसी सवाल पर अभी आ जाता हूँ। आपने कहा कि आगरी कोली यूथ फाउंडेशन से नेताओं को क्या एलर्जी है,
सामाजिक संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, क्या वही इन नेताओं के लिए सबसे बड़ा डेंजर है जिसकी वजह से ये एलर्जी है? मुझे लगता है कि हमें दवा के तौर पे देखें। मुझे दवा अगर सही तरीके से अगर इस्तेमाल की जाए तो दवा बनती है, नहीं तो वो जहर बनता है। अगर हम नवी मुंबई के हित की बात करने वाले हैं, अगर हम प्रकल्पग्रस्तों के हित की बात करने वाले हैं और उनके हित के हिसाब से अगर आप हमारे जो अग्रिकुल यूथ फाउंडेशन या AKYF है उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो हम दवा है। और वही अगर आप नवी मुंबई के हित का नहीं सोच रहे हो या प्रकल्पग्रस्तों के हित का छोड़ के आप अपना ही कुछ खुद का कुछ हित समझने, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो हो सकता है हम दवा नहीं, हम जहर बन जाएंगे। जहर बन जाएंगे। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो नीलेश पाटिल हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये सारा अभियान चला रहे हैं, अपनी संस्था के जरिए खुद अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं और उसको पॉलिटिकली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो हित आप अपना देख रहे हैं, प्रकल्पग्रस्तों का हित आप नहीं देख रहे। मुझे लग रहा है मैं पिछले कम से कम 15 साल हो जाएंगे सर, मैं ये सामाजिक क्षेत्र में हूँ ना। ये 15 साल में मैंने कोई इलेक्शन लड़ी है ना, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ी है ना ही, हाँ हमने बहिष्कार आंदोलन करा था, लेकिन हमने कोई भी पॉलिटिकल भूमिका उतनी स्ट्रांगली अभी तक ली नहीं है। अभी भी हम चाहते हैं कि प्रकल्पग्रस्त और भूमिपुत्र के हित के हिसाब से काम हो, उनका पहला अधिकार नवी मुंबई की तरफ है। तो मुझे जो ये सवाल कर रहे हैं ये नीलेश पाटिल अपने आप को बड़ा करने के लिए, तो मैंने क्या अपने आप को बड़ा करा है, उसके कुछ 1 या 2 या 3 जो भी आपके पास अगर सबूत है। मतलब मेरा घर मेरी प्रैक्टिस की वजह से चलता है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 100% प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने की वजह से मैं अपने आप का 30-40% ही प्रैक्टिस कर पाता हूँ, जिसके चलते मेरा घर उसके ऊपर चलता है। मेरे सारे कार्यकर्ता अपना अपना पेट खुद पालते हैं अपने अपने काम करके। उल्टा मुझे कभी कभी दिक्कत होती है कि मैं उनका बिचारों का काम बिगाड़ रहा हूँ। काफी बार उनके होने वाले काम नहीं होते हैं बिकॉज ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। नीलेश पाटिल क्या बेनिफिट लेता है, नीलेश पाटिल ने क्या खुद को बड़ा किया है, या अग्रिकोल यूथ फाउंडेशन ने क्या खुद का फायदा करके लिया है, वो अगर कोई भी नेता या जो भी सवाल पूछने वाले हैं वो अगर उसका जवाब देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए एक जो जानकारी हमें दी गई है वो मैं आपको शेयर करता हूं, आप उस पर जवाब दीजिएगा। कुछ लोगों का कहना था कि पिछला जो एयरपोर्ट आंदोलन रहा या जब प्रकल्पग्रस्तों का जो भी आंदोलन रहा है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आपने मदद ली उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। कभी किसी मंच पर कोई भी नेता नहीं गया, लेकिन पीछे से आपका फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, पब्लिक का सपोर्ट रहा, मैकेनिज्म का सपोर्ट रहा। लेकिन जब असली बारी आई तो आपने उनको स्टेज से उतार दिया और सारा बेनिफिट, सारा आंदोलन का जो ग्रेविटी थी उसका फायदा था, आपने किसी नेता के साथ जाके मिलकर सारा फायदा आपने उठा लिया। कि आप आंदोलन तो करते हैं लेकिन जो भीड़ जमा होती, जो प्रकल्पग्रस्तों का समर्थन आपको मिलता है, उस आंदोलन को आप बेच देते हैं अपने फायदे के लिए। एयरपोर्ट आंदोलन की बात करें, 2 बड़े आंदोलन, मतलब बाकी तो छोटे छोटे आंदोलन है, जैसे अभी भी 24 जून का हुआ वो कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था। लेकिन अगर मैं 2021 के एयरपोर्ट आंदोलन की बात करूं तो वो नामकरण समिति ने रखा हुआ आंदोलन था। उसमें जो भी अगर उसमें डोनेशंस जमा हुए या जो भी कुछ किए गए, वो सारे के सारे जो पैसे जमा हुए वो नामकरण समिति के पास जमा हुए। मैं नामकरण समिति में ना कोई पदाधिकारी हूँ ना ही मैं उस समिति का सदस्य हूँ, जबकि वो लोग मुझे दूर रखते हैं काफी बार। लेकिन दिवा पाटिल साहब के नाम के लिए लड़ना है तो हम ऐसे सिपाही हैं जिनके पास मतलब हथियार अपने अपने खुद के हैं, और हमारे पास तो बैच भी नहीं है कि भाई हम समिति के कोई ऑफिशियल सदस्य हैं। उसके बावजूद हम लोग हमारा पूरा देते हैं, इंक्लूडिंग आप बिलीव नहीं करोगे अभी के आंदोलन में भी जो सारे बैनर लगे वो उसमें AKYF का कहीं पे नाम नहीं है, अच्छा। अग्रिकुल यूथ फाउंडेशन का, लेकिन बैनर का सारा खर्चा हम लोगों ने किया। सारे गांव में जो बैनर लगे वो सारे बैनर अग्रिकुल यूथ फाउंडेशन ने स्पॉन्सर करे थे। अच्छा। हमारे जो मेंबर्स है उन्होंने पैसे निकाले और पैसे निकाल के वो चीज करी। तो ये जो इनका कहना है कि ये सारा जो भी मैकेनिज्म लगता है उसमें पैसे दिए जाते हैं, तो एयरपोर्ट आंदोलन में अगर वो मैकेनिज्म लगा है तो वो समिति के पास गया है, वो ना नीलेश पाटिल के पास आया ना अग्रिकुल यूथ फाउंडेशन के पास है। जबकि हमको तो स्टेज से दूर रखा गया था 2021 के आंदोलन में। अच्छा। हम स्टेज पे थे भी नहीं, लेकिन हम नीचे थे, नीचे हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। हम लोगों ने हमारी पूरी मेहनत उसके पीछे लगा दी, वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। हमें उसमें ही समाधान है कि हम किसी नेता के लिए नहीं जा रहे हैं ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जा रहे हैं, हम दिवा पाटिल साहब के लिए जा रहे थे और वो काम हमने जो सोचा था वो हमने कर दिया। और सेम चीज अभी 2024 वाली है। 2017 के आंदोलन को लेके अगर किसी के मन में कोई अगर सवाल हो जो हमारा
पहला बड़ा आंदोलन था, तो वो हमने अग्रिकोल्ड यूथ फाउंडेशन के नाम पे ही किया हुआ था। उसके पैसे अग्रिकोल्ड यूथ फाउंडेशन के नाम पे ही जमा हुए थे, और उसका सारा हिसाब, सारा कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने पूरा हमारे वेबसाइट पे भी डाला हुआ था। अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट रन नहीं हो रही है, लेकिन किसी को चाहिए तो हमारी हर साल उसकी ऑडिट होती है, उसकी पूरी की पूरी कॉपी दी जाएगी। उसमें से अगर एक पैसा भी नीलेश पाटिल ने खुद के लिए यूज किया होगा, क्या अग्रिकोल्ड यूथ फाउंडेशन के किसी मेंबर ने खुद के लिए यूज होगा, तो मैं मेरे सामाजिक जीवन से भी संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। प्रकल्पग्रस्तों का जो भरोसा है वो प्रस्थापित नेताओं से, विधायकों से घट रहा है, और इसीलिए सामाजिक संगठन के तौर पर आपके प्रति जो प्रकल्पग्रस्त उनका रुझान बढ़ रहा है। क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से जो प्रस्थापित नेता हैं या जो पार्टियां हैं वो आपसे नफरत कर रही है या आपके खिलाफ खड़ी हो रही? हम मतलब मैं मंदाताई के पास भी जाता हूँ, वो काफी बार इनिशियली चिल्लाती है, मतलब काफी डांटती है पहले तो, लेकिन बहुत प्यार से बाद में आधा आधा घंटा बिठाती है, चाय वाय पिलाती है, चीजें समझती है वगैरह। लेकिन पता नहीं फिर लगता है, मुझे लगता है कोई उनके फिर कान भर लेता है। हम लोग नाइक साहब से भी उनसे अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर जब मिलता है तो वो भी बहुत खुल के चर्चा करते हैं। उनके साथ भी हम कम से कम नहीं बोले तो भी आधा आधा घंटा सिटिंग विद हिम, वो हमारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं। काफी बार मतलब डिनाई नहीं करेंगे, अक्षता मात्रे केस में जब हम लोग डील कर रहे थे, दिक्कत क्या होती है ना सर, काफी बार पॉलिटिकल लोगों के लिए शायद कुछ लिमिटेशन होते हैं कुछ इश्यूज को उठाने के। बिल्कुल सही हम लोग काफी बार वेट करते हैं कि कोई पॉलिटिकल बंदा वो उठाए, हम उसको पीछे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन और समाज का प्रति हमारा उत्तरदायित्व होता है, उसके चलते हमें आगे आना पड़ता है। और वो आगे आके फिर जब हम लोग कुछ चीजें करते हैं तो उसके चलते वो अक्षता मात्रे आंदोलन में भी लोगों ने हमें साथ दिया, और उसमें हमने जब नाइक साहब से मीटिंग की तो उन्होंने सामने से होके काफी हेल्प करी। उन्होंने 2 बार उनके बंदे को भेजा था हमारे साथ में, हम लोग वहाँ डीजी ऑफिस गए थे, बिकॉज प्रशासन में ना हर डेस्क से फाइल को घुमाना पड़ता है, बिल्कुल, और हर डेस्क पे धक्का मारना पड़ता है। तो वी डिड दैट, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था, वो काम हो गया था। तो उसका श्रेय हम उनको देते हैं कि भाई उनके सपोर्ट की वजह से वो चीजें आगे बढ़ी थी। लेकिन ये ऐसे 1-2 मौके छोड़े तो मुझे लगता है गर्जेपोटी में भी अगर वो हमें ऐसा सपोर्ट करे तो उसका श्रेय हम उनको देने के लिए तैयार है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि जीआर लाने का श्रेय एकनाथ शिंदे साहब को जाता है, तो उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता है कि अकेले शिंदे साहब को ये पॉसिबल है। बिल्कुल, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होना है तो नाइक साहब को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और नाइक साहब के अगर कुछ सवाल है, अगर उनके कुछ उसके बीच में उनके कुछ डाउट्स हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो शिंदे साहब का इंटेंशन, नाइक साहब का इंटेंशन अगर सही बैठ गया और हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बाबा मैं भोईर साहब से बात करता हूँ कभी भी कि सर ये इनको लिस्ट तो बनाने के लिए बोल दो कि कौन से गांव से शुरू कर रहे हो, कौन से गांव से शुरू कर सर्वे करने के लिए। अगर ये नॉर्मल सर्वे करने के लिए आएंगे तो लोग मारेंगे इनको पकड़ के, बिल्कुल, लेकिन हम उनको बोलते कि हम प्रोटेक्शन भी देंगे, और हम अगर बोल देंगे तो हम पहले वो गांव में जाके मीटिंग कर लेंगे कि भाई ये चीज होने वाली है 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, और ये ऐसा ऐसा करना है, हमें इनको कोऑपरेट करना है, ये हमारे भले के लिए कोई चीज हो रही है। हम लोगों को उसकी पूरी अच्छी वाली साइड समझा देंगे, और अगर वो समझ में आता है तो पीपल विल वेलकम देम, उनको उनका स्वागत करेंगे, खाना पीना सब खिलाएंगे, उनको चेयर पे बिठा के खुद सब भागा दौड़ी कर लेंगे, ये गिनना है, वो गिनना है, ये मेजरमेंट लेना है, वो मेजरमेंट लेना है। तो लेकिन वो उसके लिए इन्वॉल्व तो करो। दिक्कत होती है कि ये लोग क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी आपके गांवठानों के नियमन के लिए जो जानकारी है कि एकनाथ शिंदे ने कुछ संस्थाओं को खास तौर पर ऑब्जर्वेशन के लिए, नियमन के लिए प्रयास करने का अपील किया है, क्या वाकई गांवठानों के नियमन के लिए आपका कुछ प्रयास चल रहा है? अगर वो चल रहा है तो किस दिशा में चल रहा है? बहुत मतलब काफी कम नेता होते हैं जिनके पास खुद का स्टडी होता है, तो उनके पास अपना एक अच्छा स्टडी है, और वो मेरी बात भी समझते हैं, मुझे उनकी बात भी अच्छे से समझ में आती है। टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग अच्छा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको काफी बार ये कहा है कि भले अभी कैसा होता है, देखिए हर सामने वाला बंदा पॉलिटिकल है, मतलब पॉलिटिकल नेताओं को चाहिए रहता है कि कोई काम करे तो उसका श्रेय उनके पास रहे। बिल्कुल। तो मैं भी उनको वही कह रहा था कि आप अपने लोग साथ में रखो। मैं मेरी टीम के साथ जब डिस्कस करूंगा तो आप अपने लोगों को भी साथ में रखवाइए, ताकि आपके लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन पता चले, और बाद में फ्रंट फेस आप ही बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर चलो गोठीली गांव में आना है तो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे दूसरे गांव में जाना है तो कम लोग शायद जानते हैं, या मेरे पास 4 कार्यकर्ता है लेकिन आपके पास हो सकता है 40 कार्यकर्ता हूँ, तो आपके 40 कार्यकर्ता साथ में दे देंगे तो मैं उनको ट्रेन भी कर दूंगा, क्या समझाना है, क्या
क्या लेना है, क्या देना है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है, लोगों से कागज क्या लेने हैं, ऑफिसर को कागज क्या देने हैं, वो सारी चीजें जो कागज के तो लेने क्या के इस हैं, तरह का वो कोई हो प्रयास सकता चल रहा है गांव ठाणों में है। आपके संस्था के जरिए कुछ ऐसा कंसेंट लेने की जो कोशिश हो रही है ताकि उसको सही दिशा दी हम जा लोग सके? वेट कर रहे हैं सर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हम जनवरी फरवरी से इसके पीछे लगे हुए थे, बिकॉज हमें ये सुनाई दे रहा था कि शिंदे साहब बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सब लोग जब भी मंत्रालय में मीटिंग करते हैं या सड़कों में मीटिंग करते हैं तो मुझे लेके नहीं जाते हैं। वो क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता है, मैं सब बार बोला हुआ है कि मुझे एक दिन पहले बता दीजिए, आई विल बी अवेलेबल, मैं आ जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिल में है। कोई बड़ा नेता कोई आपको लेके नहीं जाता है, नहीं, वजह समझ में नहीं आती है। हाँ, वजह समझ। एक चूंकि आप कई बार एकनाथ शिंदे जी का जिक्र कर चुके, हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है गाँवठानों का। यस। तो क्या एकनाथ शिंदे जी इस मसले को हल करके और उसका बड़ा श्रेय वो अपने नाम पर लेना चाहते हैं? हो सकता है, अगर वो हल करते हैं और उसका श्रेय लेवे तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन चीज फिर से वहीं पे फंसी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा नाइक साहब का भी इंटेंशन था, मैंने इनके काम करने के थोड़े से तरीकों को समझने की कोशिश करी है। काफी बार लोग क्या सोचते हैं कि हर चीज यही लोग करें, नेता लोग सब चीज कर देवे, जीरो से लेके आखिर वाली चीज सारी की सारी नेता कंप्लीट करे, तो वहीं पे हम लोग फंसते हैं। तो दिक्कत होती है कि नेता आखिरी वाला चीज करेगा, नेता से उससे पहले सारे जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पूरे बना के आपको देने चाहिए, और देने के बाद जहां जहां रुक रहा है वहां पे उनका हेल्प लेना चाहिए और उसको फाइनल स्टेज तक लेके जाना चाहिए। ये नाइक साहब के पास जब सारे पावर्स थे, अभी भी है, लेकिन पहले ज्यादा पावर थे, तो वो टाइम पे ये शायद सामाजिक संस्था हो या कोई भी उनके आजू बाजू में जो ये इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, वो लोग शायद वो देने में नाकाम रहे, ऐसा मेरा मानना है। जिसका मैंने कहा कि अल्टीमेटली फेरियोल की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। हाँ। तो उसकी वजह से उसका जो भी नाकामयाबी रही है उसके लिए नाइक साहब को दोष दिया जाता है। शिंदे साहब का भी पिछले 2 साल से जिस हिसाब से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि उसी स्टेज पे चीजें चल रही है, बिकॉज फिर से वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब फिर से वही आधी अधूरी चीजें जारी है। आधी अधूरी चीजें सिडको ऑफिशियल के साथ या नगर विकास के ऑफिशियल का डिस्कस होती है, फिर वो नगर विकास वाला या सिडको वाला इनको घुमाता है, और वो उनको तो इनको ये करना नहीं है, ऐसा मेरा आरोप है। क्यों आरोप है? बिकॉज ये जितने अनाधिकृत सब बांधकाम चलते हैं, इसमें जिनको माफिया कहें या जो 50-50 वाली चीजें चलती है, ये इसमें सबको पैसा मिलता है। बिल्कुल। इसमें सिडको के अधिकारी को पैसा मिलता है, उसको बना नहीं बनावे तो भी पैसा मिलता है, तोड़ने का नोटिस देना है तो भी पैसा मिलता है। हाँ। तोड़ने के बाद में भाई थोड़ा सा तोड़ो ताकि वापस से उसको बनाने का मौका मिले, उसके लिए पैसा, उसको एक चीज के लिए कम से कम 3 बार पैसा मिलता है, मेरा सीधा सीधा आरोप है। अभी आप एक प्रकल्पग्रस्त के लिए स्कीम बना रहे हो, अभी उसमें 10 घर बन गए सपोज, या 20 घर बन गए, अभी उसमें 20 लोग आ गए, तो अभी वो 21 लोगों के लिए स्कीम बननी है। बिल्कुल। तो जब ये बनेगी और तब वापस जो भी कुछ होगा उसमें उनको और पैसा मिलने वाला है। तो इसके चलते ये लोग जानबूझ के ये बीमारी को बड़ा कर रहे हैं, ताकि बीमारी बड़ी होगी तो इलाज बड़ा होगा, इलाज बड़ा होगा तो उसे पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा तो डॉक्टर हॉस्पिटल सबको पैसा ज्यादा मिलने वाला है। तो ये वाला हिसाब है कि ये बैठे हुए भी डॉक्टर है, ये सिडको महापालिका हॉस्पिटल है, और ये जानबूझ के बीमारी को छोटा करने की जगह उसको बड़ा करने की। आपकी भूमिका को हम किस तरह से देखेंगे आने वाले समय में? मैं एक चीज सर जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अपने लाइफ के लिए कुछ गोल बनाया हुआ है। उस लाइफ का गोल का एक बड़ा हिस्सा जो है, मैं शायद 2 या 3 गोल है मेरे, ज्यादा गोल नहीं है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा विमानतल नामकरण है। आप पकड़ सकते हो कि 1/3 है मेरा लाइफ के टोटल गोल का। ठीक है। उसके बाद में गर्जेपुटी घर एक 1/3 पार्ट बनता है, और मेरा जो भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त है उनकी एक आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, उनके लिए उनका एक सेल्फ डेवलपमेंट। मैंने कुछ मोटे मोटे 2-3 गोल बनाए हुए हैं। तो अगर आप कहो कि नामकरण नहीं होगा तो मेरी तो 1/3 लाइफ खत्म हो रही है, अगर नामकरण नहीं होगा तो। अगर आप कहोगे गर्जेपुटी घर नहीं होगा तो बची हुई 1/3 लाइफ मेरी खत्म हो रही है। तो जब मेरी जिंदगी का सवाल पैदा कर रहा हूं मैं, तो मुझे उसमें पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं उस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। तो नामकरण अगर ये लोग अगर कुछ भी 19-20 करेंगे नामकरण में, तो 4-5 जिलों में मेरे पास पूरा एक नेटवर्क है संगठनाओं का, वो जिसको मैंने फिलहाल पिछले 2-2.5 साल से थोड़ा कम एक्टिवेटेड रखा हुआ है जानबूझ के, कि बार-बार परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन अगर ये नहीं करते तो मैं उसको पूरा एक्टिवेट कर दूंगा, और वो एक्टिवेट हो जाएगा तो 4-5 जिलों में थोड़ा हड़कम मच जाएगा ये पूरा नेताओं के विरुद्ध। तो उनको वो गड़बड़ हो सकती है, उनको पॉलिटिकल उसका फटका पड़ सकता है। एक
दूसरा, अगर ये गर्जेपोटी में दूधारी तलवार है सर, ये गर्जेपोटी घर वाली, जिसमें एक में हमारा फायदा भी है, दूसरे में ये जो भी नियम है यूडीसीपीआर हमारे फायदे का भी हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर वो यूडीसीपीआर हो या जीआर हो, जैसे मैंने कहा जीआर को पढ़ने के दो तरीके हैं, पॉजिटिव थॉट भी है, नेगेटिव थॉट भी है। तो मैं पॉजिटिव को फिलहाल पकड़ के चल रहा हूँ, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो मैं फिर से, मेरा जैसे कहा कि मेरा एक यही गोल है मेरे पूरे लाइफ का, तो पूरी जान लगा देंगे हम लोग उसमें, घर घर तक पहुंचेंगे, हर एक बंदे को उसका क्या नुकसान हो रहा है वो हर चीज समझाएंगे, लोगों में इतनी जागृति करेंगे कि फिर लोग ओनली, अभी ये प्रकल्पग्रस्तों का विषय नहीं रहेगा, गांवठाणों का विषय भी प्रकल्पग्रस्तों के बियॉन्ड हो गया है, बियॉन्ड हो गया। हाँ। उसके बियॉन्ड वहां पे रहने वाला हर एक बंदे को उसके सर के ऊपर छप्पर चाहिए। बिल्कुल। तो ये अभी हम 2-2.5 लाख गांव वालों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी गांवठाण में रहने वाले कम से कम नहीं बोले तो भी 6 से 7 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये गांवठाणों में से टोटल पॉपुलेशन 7 लाख प्लस है। अगर आप 12 से 15 लाख का टोटल पॉपुलेशन बॉम्बे का निकालेंगे तो उसका 55 to 60% पॉपुलेशन जो है ये गांवठाणों के आजू बाजू में है। तो ये उनका सवाल है, और फिर उसके लिए मुझे फिर मेरी जान लगानी पड़ी तो मैं लगा दूंगा। फिर हमें पता है कि एक साथ में या एक झटके में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है सर। ये जैसे आप कह रहे हो ना, कुछ अनाधिकृत बांधकाम अभी बन भी रहे हैं, कुछ आगे भी बनेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई एक पॉइंट से स्टार्ट तो करें, राइट वाली चीज। बिल्कुल। भले वो आप 90% मेरा दिक्कत वाला है, मैं कहीं ना कहीं 1% वाला चीज तो मेरा बिना दिक्कत वाला है, वहां से शुरू कर सकते हैं। और एक बार अगर हम अच्छी चीज अगर लोगों को दें, अल्टीमेटली ये गांवठाण सब रीडेवलप होके ही सॉल्व होने वाला है। हम लोगों ने काफी आर्किटेक्ट के साथ बैठे हुए हैं, यूडीसीपीआर को का जो ये 14.8 जिसमें क्लस्टर आता है, मैंने कम से कम सर नहीं बोला तो भी 25 से 30 बार उसको पढ़ा है। अच्छा। वो पढ़ के जो भी चीज समझ में आई और जो भी आर्किटेक्ट्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ बात करी, इसको अगर ढंग से यूज करे तो गांव वालों का बहुत फायदा है। मतलब आज अगर ये 50-50 में आप लोगों को जो मिल रहा है अनाधिकृत में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके ही आसपास आपको अधिकृत में मिल सकता है। लेकिन थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। आपको हो सकता है, मतलब आपका फायदा बड़ा होने वाला। चुनाव आ रहा है, आपने मुद्दे बहुत ही सीरियसली आपने गिनाए हैं और जो नेताओं का प्रयास है वो भी आपने देखा है। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि जो चुनावी फायदा उठाने के लिए कम से कम ये नेता जागेंगे और कुछ जो मसले हैं जो तात्कालिक तौर पर उसका समाधान की जरूरत है वो इस चुनाव से पहले हल हो पाएंगे? 2 चीजें तो हल होने लायक है। पहला तो विमानतल का नाम, वो दीवा पाटिल साहब का नाम तो लग जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, बिकॉज वो 30 सितंबर या उसके आजू बाजू में हो सकता है, या कोई दशहरा वशहरे का मुहूर्त लगाएंगे लोग आसपास में और उसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये होता है तो उनको नाम डिक्लेयर कर लेना चाहिए। ये नाम डिक्लेयर करते हैं तो जो भी निगेटिव इम्पैक्ट होना था होगा नहीं। और दूसरी चीज जो हो सकती है वो मुझे लगता है गर्जेपोटी घर में, जैसे मैंने कहा, सैंपल घरों को नियमित करना हो सकता है। एक सैंपल घर जैसे भुईर साहब का घर मैंने कहा, वो इंडिविजुअल घर एक करे। सेकंड, मैंने खुद का मेरे घर का मैं कह रहा था कि मेरा घर नहीं हो सकता, मेरे घर का एक पॉकेट बना दो। मेरे घर का एक पॉकेट बनाओ जिसका रोड अप्रोच तक होगा, और एक पॉकेट बना के उसको रेगुलराइज कर दो। तो वो कंडीशंस में फुलफिल करने के लिए तैयार रहूंगा, और वो मैं होता हूँ तो फिर मेरा जिसको रोड अप्रोच नहीं है वो एक घर भी रेगुलराइज हो जाएगा। एक भुईर साहब जैसा घर जिनको 9 मीटर का रोड अप्रोच है वो भी रेगुलराइज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ 1-2 सैंपल अगर ये लोग सोचे तो मुझे लगता है विद इन अ मंथ में भी ये लोग कर सकते हैं। तो ये विधायकों को क्या मैसेज देंगे आप? अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड काम करने की जरूरत है। पहले तो आपको ये कंप्लीट करने के लिए मेरी या अग्रीकुल यूथ फाउंडेशन की कोई भी हेल्प चाहिए तो उस हेल्प के लिए हम लोग खुले दिल से तैयार हैं। तो वो उसके लिए मेरे से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सारे ले लें। ये मेरी मतलब कहना सारे पक्षों के लिए, सारी पार्टीज के लिए है। सारे पार्टीज हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ढंग से प्रिपेयर होके, खास करके बीजेपी और एकनाथ शिंदे ग्रुप ढंग से प्रेजेंट होके अगर जाते हैं तो मुझे लगता है सिडको वाले उनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इसका जो नतीजा है, मतलब कम से कम गर्जेपोटी घर वाला जो चीज है उसका निकाल या रिजल्ट जो है वो आ सकता है इलेक्शन से पहले। अगर ये करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने लोगों को भी कहा था, अगर ये गर्जेपोटी घर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें सैंपल भी 4-5 घर अगर करके देते हैं तो इस बार इलेक्शन में वोट इन्हीं को कर देना।
तो दीवा पाटिल साहब के लिए भी वही चीज कहता हूँ मैं, अगर ये नामकरण कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ 50% मेरा पूरा सपोर्ट उनको मिल गया, और गर्जे पोटी होता है तो बचा हुआ 50% सपोर्ट भी उनको हो गया। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम ज्वलंत सवालों का जवाब दिया। आपसे मैंने तमाम नेगेटिव सवाल भी पूछे और आपने बहुत ही बेबाकी से उसका उत्तर देने की कोशिश की। जैसा आपने कहा कि जो कमी दिख रही है वो दिख रही है लोक प्रतिनिधियों में, यानी विधायकों में। वो पूरा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पूरी जानकारी जो है वो नहीं सरकार को दे रहे हैं, ना तो वो अपना दबाव जो है मुख्यमंत्री या सरकार पर बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम निर्णयों के बावजूद भी, तमाम जीआर के बावजूद भी किसी भी निर्णय पर कोई भी सीधा अमल नहीं हो पा रहा है। और संभवतः यही वजह है कि 30 सालों से ये मुद्दा जस का तस पड़ा है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।